हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम, सीएसआर नेट, गेट, टीआईएफआर जस्ट का तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि जो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल। मतलब कोई भी सरफेस के क्रॉस फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या फ्लक्स होगा किसी सरफेस के क्रॉस, अगर वो निकालना है तो उसको आप सॉलिड एंगल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस सरफेस एस, flux of electric field produced by a point charge across the surface S is going to be equal to q by 4 pi epsilon naught into solid angle, where this solid angle is basically solid angle subtended by the surface S जिसके क्रॉस फ्लक्स निकालना है at the position of point charge। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था सॉलिड एंगल का कि अगर कोई भी सरफेस आपको दिया हुआ है, अगर कोई सरफेस, अभी देखिए सॉलिड एंगल था, फॉर्मली इसको पढ़ा जाए। ठीक है, फॉर्मली इसको सॉलिड एंगल को, ये तो हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था लास्ट क्लास में, हम लोग यहीं पे एंड किए थे। ठीक है, तो हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि अगर सॉलिड एंगल का अच्छा नॉलेज हो आपको, अगर सॉलिड एंगल का बढ़िया नॉलेज हो तो आपको फ्लक्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स को हम लोग सॉलिड एंगल के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। फ्लक्स को हम लोग सॉलिड एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप बढ़िया सॉलिड एंगल जानेंगे तो फ्लक्स के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आज का क्लास हम लोग का सॉलिड एंगल पे है। सॉलिड एंगल का डेफिनेशन समझेंगे, उसका एप्लीकेशन समझेंगे और ये भी देखेंगे कैसे सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टडी दिस सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो, सॉलिड एंगल आप लोग के लिए नया है। हम लोग को क्या पढ़ना है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो टॉपिक है आप लोग के लिए एक नया टॉपिक हो सकता है। मोस्ट ऑफ यू मे नॉट नो व्हाट इज सॉलिड एंगल। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल समझने की कोशिश करते हैं। आप एंगल तो पता होगा आपको, यू नो व्हाट इज एंगल, यू नो व्हाट इज एंगल। अगर कोई कर्व दिया हुआ है आपको, सपोज करो you have a curve say from point A to point B. You have a curve from point A to point B, and suppose I consider ds element of the curve. कर्व का एक ds element कंसिडर करें और सपोज दिस इज पॉइंट O, सपोज दिस इज पॉइंट O, then you know angle subtended by this ds, angle subtended by this ds, angle which is subtended by this ds, d theta, angle subtended by this ds, angle subtended by ds एट पॉइंट O। देखिए, एंगल इज सबटेंड बाय ए कर्व। एंगल जो है कर्व सबटेंड करता है। एंगल के बारे में आपको नॉलेज है, तो एंगल के एनालॉजी में ही सॉलिड एंगल देखेंगे। तो कोई भी नया चीज हो जिसको आप नहीं जानते हैं तो उससे मिलता जुलता जो चीज जानते हैं उसके कंट्रास्ट में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। दैट इज द बेटर वे ऑफ स्टडिंग एनी टॉपिक। कोई उसके कंट्रास्ट में कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसके कंपेरिजन में, उसको कंट्रास्ट में, उसको सामने रखते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे, आप इजीली समझेंगे। ठीक है, तो एंगल के बारे में आपको पता है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस कर्व इज गिवन बाय ds अपॉन r। r क्या है? r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम ds। r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम ds। तो d थीटा इज ds अपॉन r, d थीटा इज ds अपॉन r। ठीक है, अगर पूरा एंगल निकालना चाहते हैं तो आप एंड पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका टोटल एंगल हो जाएगा, ये आपका टोटल एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर एंगल, कंप्लीट एंगल थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज आपको? अब एंगल आप देख रहे थे। एक और चीज आप समझिए,
अगर मान लो कि आपको एक और कर्व ले लें जिसका एक और पॉइंट ले लें, से दिस इज C1 एंड दिस इज C2, एक और कर्व ले लिया जिनके एंड पॉइंट सेम है। C1 and C2 are two curves having same end point. We have taken C1 and C2 are the two curves having same end point. उस केस में if I ask you what is the angle subtended by C2, then it is quite obvious कि जो C2 एंगल सबटेंड कर रहा है वो वही होगा जो C1 सबटेंड कर रहा है। जो एंगल C1 सबटेंड कर रहा है वही एंगल C2 भी सबटेंड करेगा। इनफैक्ट आप अगर कोई दूसरा कर्व भी ले लो जिसके एंड पॉइंट सेम हो, ये मान लो C3 ले लिया, उस केस में भी एंगल सेम रहेगा, उस केस में भी एंगल सेम रहेगा। बट व्हाट अबाउट दिस C4, क्या C4 भी सेम एंगल सबटेंड करेगा? नहीं, C4 इज गोइंग टू सबटेंड दिस एंगल। नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं कि C1, C2, C3 ये तीन कर्व हैं जिनका एंड पॉइंट सेम है, तो सेम एंगल सबटेंड कर रहा है। बट C4 उसका भी एंड पॉइंट सेम है, बट वो एक डिफरेंट एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एक डिफरेंट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन को देखते, इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चाहें तो एक थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है, राइट, थ्योरम और एक्सियम, इसी को हम लोग एक स्टेटमेंट में लिख दें। इस जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है इसको हम लोग एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, जो हम लोग ऑब्जर्व किए हैं अभी C1, C2, C3, C4 के बारे में, उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाए दैट द एंगल। अच्छा, क्यों पढ़ रहे हैं सर? कि कुछ ऐसा ही चीज सॉलिड एंगल में भी देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ही चीज सॉलिड एंगल में भी देखने को मिलेगा। इसलिए एंगल चूंकि आप ज्यादा फेमिलियर हैं तो एंगल में ये चीज हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, और कुछ इसी टाइप का चीज हम लोग सॉलिड एंगल में भी देखेंगे, ये इसलिए हम ये चीज लिख दे रहे हैं ताकि वहां पे आप इजिली समझ, अच्छा वो एंगल में होता था, अच्छा इससे सॉलिड एंगल में भी हो रहा है, समझ ना, ऐसे पढ़ते हैं ना कि अच्छा उस वहां हो रहा था, कुछ ऐसा ही चीज यहाँ भी हो रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर है। द एंगल subtended by two curves C1 and C2 having same end point, angle subtended at point O, at point O by two curves C1 and C2 having same end points are equal if provided the point O lies outside the region enclosed by or bounded by C1 and C2. देखो, the angle subtended by two curves having same end points are equal provided point O lies outside the region enclosed by C1 and C2. जैसे यहां देखो आप, यहां C1 and C2 देखिए, ये जो पॉइंट O है इट इज लाइंग आउटसाइड दिस रीजन, पॉइंट O यहां पे है, तो C1 C2 सेम एंगल सबटेंड करेगा। सेम इज ट्रू फॉर C1 and C3. C1 and C3 is also going to subtend same angle at point O because O lies outside the region enclosed by C1 and C3. But the same thing cannot be said for C1 and C4. अगर C1 and C4 लेंगे आप तो C1 and C4 जो रीजन इनक्लोज कर रहा है उसके अंदर ये पॉइंट O लाई कर रहा है। तो यही हम डेफिनेशन यहां लिख रहे हैं कि अगर दो कर्व है जिसका सेम एंड पॉइंट है
वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा पॉइंट ओ पे अगर वो ओ पॉइंट दोनों कर्व जो एक रीजन इनक्लोज कर रहा उसके आउटसाइड होगा। तो अगर उसके इनसाइड होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ये सब चीज एंगल का आप दिमाग में रखो। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सॉलिड एंगल में भी कुछ एनालोगस चीज होने वाला है। तो एंगल जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, वी आर सीइंग कि एंगल इज सबटेंडेड बाय ए कर्व। एंगल एक कर्व सबटेंड करता है, ठीक है, बट सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय ए सरफेस। जैसे एंगल एक कर्व सबटेंड कर रहा है ना, वैसे सॉलिड एंगल जो है एक सरफेस सबटेंड करता है, तभी इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय ए सरफेस, एंगल इज सबटेंडेड बाय ए कर्व। ठीक है, कर्व एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड एंगल एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं लेकिन उनके बीच में रिलेशन होता है, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही हो जाएगा सरफेस के ऊपर। सो लेट्स डिफाइन सॉलिड एंगल। लेट्स डिफाइन द सॉलिड एंगल। सपोज कोई सरफेस ले लिया हमने, if suppose this is your surface S and we want to find solid angle at point O. We want to find solid angle at point O. इस S का एक एलिमेंट ले लो। Let's take element of this S. This is ds. This ds. Now the solid angle subtended by this ds, solid angle subtended by this ds ऐसे डॉटेड लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। solid angle subtended by ds at point O is given by d omega is equal to er dot n by r squared ds। ठीक है, ई आर वेक्टर क्या है? व्हाट इज ई आर वेक्टर? यहां से आप आर वेक्टर ड्रॉ कर लो पॉइंट ओ से। दिस इज योर आर वेक्टर, और आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में you draw this ER. ER is unit vector in direction increasing R. ER is unit vector in direction of increasing R. And say N is this. N is this. N is normal to DS. N is normal to DS. Where ER is unit vector in the direction of increasing R, and n cap is unit normal vector to ds। ठीक है, so this is how we define solid angle। आप कहेंगे क्यों ऐसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि यही डेफिनेशन का यहाँ हम लोग को जरूरत पड़ रहा है, यही चीज आ रहा है ना यहाँ पे। सॉलिड एंगल हम लोग डिफाइन ही करते हैं फ्लक्स में हेल्प करने, तो यही हम लोग को दिख रहा है एक्सप्रेशन में, देखिए यही दिख रहा है, तो इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी फाइंड। ठीक है, तो इसीलिए इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। यस, सो इसे सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ds।
Now, the solid angle subtended by the entire surface, solid angle which is subtended by the entire surface would be the integral of this. ये हो गया solid angle subtended by ds. Now, if I ask you solid angle subtended by the entire surface is what? Solid angle subtended by the entire surface would be simply integral of this er dot n ds अपॉन आर स्क्वायर, और ये पूरे सरफेस के ऊपर इवेल्युएट हो जाएगा, पूरे सरफेस के ऊपर इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हो गया, ये आपका सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हो गया। ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहां बताया है, ये थ्योरम एंगल के लिए कुछ ऐसा ही चीज सॉलिड एंगल के लिए भी ट्रू होगा, और उसका यूटिलिटी भी देखेंगे हम लोग, कि क्या इसका यूटिलिटी है फ्लक्स में, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही एक, मान लो ये सरफेस एस दिया हुआ है, जैसे चलो आगे चलते हैं। मान लो कोई सरफेस आपको, ये बाउंडिंग कर्व है, ठीक है, और एक सरफेस मान लो हमने एस ले लिया, और दूसरा सरफेस सेम बाउंडिंग कर्व है, हमेशा ही ओपन सरफेस का एक बाउंडिंग कर्व रहेगा। ठीक है, हमेशा ही ओपन सरफेस का एक बाउंडिंग कर्व रहेगा। ठीक है, सिर्फ एस एंड एस डैश, और एक काम करो, एस और एस डैश न लिख के आप S1 और S2 लिख दो। आप S1 और S2 लिख दो। If S1 and S2 are the two surfaces having the same bounding curve C, सेम बाउंड्री है, सेम बाउंड्री है, एक ही बाउंड्री होते हुए कई सारा सरफेस हो सकता है। जैसे ये मान लो S हो गया, कर्व हो गया, अब ये इन्फाइनेटली मेनी सरफेस बाउंड कर सकता है, इट कैन बाउंड इन्फाइनेटली मेनी सरफेस, सबका सेम बाउंड्री हो सकता है। ठीक है, आपका एक बाउंडिंग कर्व कितने भी सरफेस को बाउंड कर सकता है। ठीक है, मीन्स यू कैन हैव इन्फाइनेटली मेनी सरफेसेस हैविंग द सेम बाउंड्री, यू कैन हैव इन्फाइनेटली मेनी सरफेसेस हैविंग द सेम बाउंड्री। ठीक है, तो हम कह रहे हैं सपोज S1 and S2 are the two open surfaces having the same boundary C, having the same boundary C. Then in that case, the theorem says, theorem देखिए क्या बोल रहा है, the solid angle subtended at any point O, by solid angle subtended at any point O by two surfaces S1 and S2 having same bounding curve are always equal. और ऑलवेज हटा दो, आर इक्वल लिखो, ऑलवेज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, आर इक्वल प्रोवाइडेड द पॉइंट O lies outside the region bounded by S1 and S2 together. ठीक है, अगर पॉइंट O जिस पे आप सॉलिड एंगल निकाल रहे हो, अगर पॉइंट O इस S1 S2 जो रीजन बाउंड कर रहा है उससे बाहर रहा, उस केस में S1 S2 सेम सॉलिड एंगल पॉइंट O पे सबटेंड करेगा। ठीक है, उस केस में S1 S2 सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा।
मतलब ये मान लो पॉइंट ओ है, तो अगर ये पॉइंट ओ S1 S2 जो रीजन बाउंड कर रहा है, वॉल्यूम बाउंड कर रहा है S1 S2 जो वॉल्यूम बाउंड कर रहा है, अगर ये पॉइंट ओ इस वॉल्यूम से बाहर रहा, उस केस में आप कह सकते हैं कि S1 S2 सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करके भी प्रूव करके बताएंगे। मैथमेटिकली थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इमीडिएटली ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। सपोज को मैथमेटिकली इसको प्रूव करना चाहे, सपोज आई वांट टू प्रूव इट मैथमेटिकली, आई वांट टू प्रूव इट मैथमेटिकली। मैथमेटिकली अगर प्रूव करेंगे तो इसमें एक थ्योरम लगेगा जो कि आप वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। उसको लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। उसको यूज करके प्रूव किया जा सकता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके इसको प्रूव किया जा सकता है। बट बिफोर आई यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, let me tell you about something about how the normal to a surface, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जरूरत पड़ेगा कि कैसे पहली बात इसको हम प्रूव करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अभी हमको ब्रीफली स्टेटमेंट लिख देंगे, लेकिन उसके पहले जो इसमें और एक चीज यूज होगा वो ये, और ये कई जगह यूज होगा, इनफैक्ट ये कई जगह ही यूज होगा, ये समझ के रखिए आप, समझे। देखिए क्या है, एक चीज समझो आप, हाउ द नॉर्मल टू ए सरफेस एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द बाउंडिंग कर्व, orientation of the bounding curve are related। कैसे किसी भी सरफेस का नॉर्मल, अगर ये सरफेस ले लिए और उसके बाउंडिंग कर्व का ओरिएंटेशन, हाउ दे आर रिलेटेड। एक ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है। ये डॉटर इसलिए कर दिया कि ये आगे है और ये ऐसे पीछे जा रहा है, ये आगे है और ये ऐसे पीछे जा रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि देखो किसी भी सरफेस के किसी पॉइंट पे तुम चाहो तो दो नॉर्मल ड्रा कर सकते हो। किसी पॉइंट पे ना तुम दो नॉर्मल ड्रा कर सकते हो, एक नॉर्मल ऐसे ड्रा कर सकते हो और उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल अंदर की तरफ ड्रा कर सकते हो। ठीक है, एक तरफ बाहर की तरफ ड्रा कर सकते हो, एक तरफ एक अंदर की तरफ ड्रा कर सकते हो। किसी भी पॉइंट पे आप एक नॉर्मल बाहर की तरफ ड्रा कर सकते हो, मतलब वॉल्यूम जो इंक्लूड हो उसके बाहर की तरफ, और एक इनवर्ड ड्रा कर सकते हो। ठीक है, बट ये फ्रीडम आपका खत्म हो जाएगा अगर एक बार ये आप जो बाउंडिंग कर्व है उसको ओरिएंट कर देंगे तो। मतलब कहने का मतलब है कि आप नॉर्मल ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार आप बाउंडिंग कर्व को ओरिएंट कर देंगे, देन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल बिकम्स फिक्स्ड। मतलब या तो आप नॉर्मल का डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग ले लो या ओरिएंटेशन अपने अकॉर्डिंग ले लो। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझो थोड़ा। अगर मान लो आप कर्व को ऐसे ओरिएंट कर दिए, ठीक है, अगर कर्व को आप ऐसे ओरिएंट कर दिए, देन फॉर दिस ओरिएंटेशन योर नॉर्मल विल बी दिस। मतलब आप इस ओरिएंटेशन के साथ ये नॉर्मल नहीं ले सकते। देखो रूल क्या है, कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप, जो कन्वेंशन बता रहे हैं आपको, कन्वेंशन ये है कि नॉर्मल और ओरिएंटेशन इस तरीके से होना चाहिए, नॉर्मल और ओरिएंटेशन इस तरीके से होना चाहिए। अभी इसको मिटा रहे हैं ये वाला, ठीक है। रूल ये देखो क्या है, रिलेशन क्या है। रिलेशन ये कहता है कि द ओरिएंटेशन ऑफ द बाउंडिंग कर्व एंड नॉर्मल टू द सरफेस शुड बी सच दैट इफ एन ऑब्जर्वर with his head
इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। देखो एन यहाँ के नॉर्मल क्या लिया, बाहर की तरफ लिया है, तो यहां पर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहां पर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहां पर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर ऑब्जर्वर अपना सिर को ऑब्जर्वर इफ द ऑब्जर्वर विथ हिज हेड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, देखो क्या, फिर से समझो, नॉर्मल और जो सरफेस का नॉर्मल है और जो बाउंडिंग कर्व का ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि एक ऑब्जर्वर अपना सिर को नॉर्मल के डायरेक्शन में रख के ओरिएंटेशन के अलोंग वॉक करे तो सरफेस लेफ्ट में पड़ना चाहिए। बात समझे? मतलब ओरिएंटेशन, फॉर ए गिवन ओरिएंटेशन नॉर्मल शुड बी सच दैट इफ एन ऑब्जर्वर with his head in direction of normal walks on the bounding curve in the direction of orientation, the surface should lie on his left hand side। हिंदी में समझो, कर्व का ओरिएंटेशन और सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपना सिर को नॉर्मल के डायरेक्शन में रखते हुए ओरिएंटेशन के अलोंग बाउंडिंग कर्व पे वॉक करे तो जो सरफेस होना चाहिए वो लेफ्ट में लाई करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये ओरिएंटेशन लेते हैं तो आपको यही नॉर्मल लेना पड़ेगा, ठीक है, यही नॉर्मल लेना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है आपको? क्योंकि अगर मान लो सपोज को आप ये नॉर्मल ले लोगे, मतलब आपने या कहने का मतलब या तो नॉर्मल ये ले लो तो ओरिएंटेशन ये लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस नॉर्मल के लिए अगर सपोज करो कोई आदमी कहे कि हम जो है ये ओरिएंटेशन नहीं लेंगे, अगर कोई कहे कि हम ये ओरिएंटेशन लेंगे तो वो फिर रूल सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वर नॉर्मल के डायरेक्शन में सिर रख के इस ओरिएंटेशन के अलोंग वॉक करेगा तो सिर्फ राइट में चला जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो कन्वेंशन ये है कि आप ओरिएंटेशन और नॉर्मल ऐसा लेना है आपको, you should the orientation of the curve, bounding curve and normal should be such that अगर ये नॉर्मल लेते हैं तो आपको यही ओरिएंटेशन लेना पड़ेगा और कोई ओरिएंटेशन कर्व का नहीं ले सकते हैं, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं। अगर आप ये ओरिएंटेशन लेंगे तो आपको नॉर्मल यही लेना पड़ेगा, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि फॉर ए गिवन नॉर्मल द ओरिएंटेशन शुड बी सच दैट if a observer with his head in direction of normal walks on the periphery of the bounding curve along the orientation, the surface should lie on the left। अगर कोई कहेगा कि हम ये ओरिएंटेशन लेंगे तो उस केस में नॉर्मल आपको इनवर्ड लेना पड़ेगा, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यानी once you fix the orientation of bounding curve, the normal to the surface is defined। once you fix the orientation of bounding curve, the normal to the surface is defined। ठीक है, नॉर्मल सरफेस का नॉर्मल डिफाइन हो जाता है। एक बार आप बाउंडिंग कर्व का ओरिएंटेशन को फिक्स कर देंगे तो सरफेस का नॉर्मल डिफाइन हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। ये चीज देखो आगे चल के आप पढ़ोगे, ये इक्वल्स टू एम्पियर्स लॉ, उसमें भी जो ये सी है वो एस का बाउंडिंग कर्व है। एन क्या है? एन इज नॉर्मल टू एस, और ये डीएल का डायरेक्शन क्या है? सी के ओरिएंटेशन के अलांग होता है, तो वहां भी ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। एन कैप जो है, एस का जो एन कैप है वो इस बाउंडिंग कर्व के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। द नॉर्मल टू दिस एस विल डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द बाउंडिंग कर्व। सी जो है एस का बाउंडिंग कर्व है। यही चीज आपको आगे फैराडे लॉ में भी मिलेगा। ई डॉट डी एल इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, यहां भी जो एस और सी जो है, सी इज द बाउंडिंग कर्व ऑफ एस, तो ये आपको इन जनरल ट्रू है, हर जगह आपको यूज में आएगा। सो कीप इट इन माइंड। कोई भी ओपन सरफेस दिया हुआ है, एक बार उसका बाउंडिंग कर्व का ओरिएंटेशन आप फिक्स कर देंगे तो नॉर्मल में कोई चॉइस नहीं रह जाएगा। आपको उस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। एक बार आप किसी सरफेस, ओपन सरफेस का नॉर्मल फिक्स कर दोगे तो आपको ओरिएंटेशन उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर एक ऑब्जर्वर अपना सिर को नॉर्मल के डायरेक्शन में रख के
बाउंड्री पे वॉक करे ओरिएंटेशन के अलावा, तो जो सरफेस है वो लेफ्ट में लाई करना चाहिए, ये रूल है। एंड दिस रूल, ये मतलब कन्वेंशन है, दिस इज कन्वेंशन, ठीक है। टू अवॉइड हम लोगों ने ये कन्वेंशन फॉलो किया है पूरे वेक्टर कैलकुलस में, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं, हम लोग का थ्योरम क्या है? द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ओ by the two surface S1 and S2 having the same bounding curves are equal provided point O lies outside the region bounded by S1 and S2 together. Bounded by S1 and S2 together. तो अगर मान लो कि हम ये नॉर्मल जो है सब उसको ऐसे ले लें, ठीक है, तो उस केस में ओरिएंटेशन ऐसे लेना है, ओरिएंटेशन ऐसे लेना है, तो उस केस में सरफेस का नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सरफेस का नॉर्मल ये हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि भाई जो ओमेगा है S1 S2 जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब that should be equal to the solid angle subtended by N2, the S2. Solid angle subtended by S1 should be equal to solid angle subtended by S2. Solid angle subtended by S1 should be equal to solid angle subtended by S2. तो इसमें हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे, इसमें हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखो क्या है, व्हाट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, समझिए इसको। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलता है कि दैट इफ S is a closed surface enclosing a volume V, let S is a closed surface, a piecewise closed surface enclosing a volume V, and if f is a vector function of position, if f is a vector function of position which is continuous, and has continuous first partial derivative, first partial derivatives at each and every point in the region V enclosed by S, then in that case, if S is a closed surface bounding a volume V, and if F is a vector function of position, मतलब velocity का function नहीं होना चाहिए, it should be a vector function of position which is continuous, यहाँ continuous at each and every point, and should have continuous first partial derivative at each and every point in the region enclosed by S. In that case, the surface integral of f over this closed surface will be equal to the volume integral of its divergence in the region V enclosed by S, where N is an outward drawn unit normal vector
to S, where n is an outward drawn unit null vector to S. मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब यूज करेंगे तो ये जो n कैप होगा, n कैप इज ऑलवेज टेकन एज एन आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल. किसी भी पॉइंट पे दो नॉर्मल बन सकता है, एक वॉल्यूम से बाहर की तरफ, एक वॉल्यूम से अंदर की तरफ. तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में इट क्लियरली स्पेसिफाइज कि ये इक्वलिटी तभी होगा जब आप n कैप जो है हमेशा ही आप आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल लेंगे. आउटवर्ड वॉल्यूम जो इनक्लोज कर उसके बाहर की तरफ पॉइंट करना चाहिए. वॉल्यूम जो इनक्लोज कर रहा है उसके बाहर की तरफ पॉइंट करना चाहिए, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगा. ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिए. अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग दो चीज समझ लिए. एक कि किसी भी सरफेस का नॉर्मल जो है उसके बाउंडिंग ओपन सरफेस का जो नॉर्मल है उसके बाउंडिंग कर्व पर डिपेंड करेगा. तो चूंकि बाउंडिंग कर्व सेम है तो अगर ये ओरिएंटेशन लेते हैं तो दोनों सरफेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा और आपको ये प्रूव करना है. ठीक, अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे. हम लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देख लिया. प्रूफ. कंसिडर a closed surface sigma consisting of S1 S2. तो S1 S2 तो अपने आप में ओपन सरफेस है, बट S1 S2 मिला के S1 S2 को मिला के हम लोग एक क्लोज सरफेस बना सकते हैं. आई कैन टेक S1 S2 एंड विथ S1 S2 टुगेदर आई कैन हैव ए क्लोज सरफेस. इसको मिला के ऐसे एक क्लोज सरफेस बनाया जा सकता है. सो कंसिडर ए क्लोज सरफेस, कंसिडर ए क्लोज सरफेस सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ S1 S2 टुगेदर. S1 S2 के को मिला के एक क्लोज सरफेस हम लोग बना सकते हैं. ठीक, ओके. नाउ ऑन सिग्मा I can apply Gauss divergence theorem. I can apply Gauss divergence theorem. ER cap by R square and dot ds. ठीक है. अब ये चीज देखो, चूंकि पॉइंट O, R का मेजरमेंट देखो पॉइंट O से है. पॉइंट O से हम लोग R मेजर करते हैं. सॉलिड एंगल निकालते समय जिस पॉइंट पे सबटेंड करते हैं वहां से हम लोग R मेजर करते हैं. चूंकि ये पॉइंट O इस रीजन से बाहर है, ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है आपका, दिस इज वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन विच इज कंटिन्यूअस एंड हैज गॉट कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एट ईच एंड एवरी पॉइंट आउटसाइड दिस रीजन वी इनक्लोज बाय सिग्मा. मतलब चूंकि पॉइंट ओ बाहर है तो किसी भी जगह पे R जीरो हो नहीं रहा है. अगर यही पॉइंट ओ अंदर होता तब इशू आया था. फिर उस केस में ER कैप बाई R उसका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे R जीरो हो जाता है और वहां पे ब्लो कर जाता है. 1/r² ER कैप फंक्शन जो है ना, इट वुड हैव ब्लोन अप. ठीक है, एंड द फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट. उस केस में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं अप्लाई कर पाते, क्योंकि चूंकि पॉइंट ओ बाहर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f है which is ER cap by R² is continuous and has got continuous first partial derivative at each and every point outside in the region enclosed by sigma. तो पूरा सिग्मा के ऊपर हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं. ये क्या हो जाएगा, और ये जीरो होता है, दिस इज जीरो. ठीक है, आप ध्यान दो, इज 1/r² d/dr ऑफ, चूंकि रेडियल पार्ट ही सिर्फ है, थीटा और फाई वाला पार्ट है नहीं, तो सिर्फ अगर रेडियल पार्ट है तो डाइवर्जेंस कैन बी रिटन लाइक दिस. ठीक है, तो रेडियल पार्ट में एफ आर क्या है, एफ आर इज बेसिकली 1/r², 1/r², ये हो जाएगा r² d/dr r² 1/r². दिस इज जीरो. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो. ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज दिस, sigma is this, and n cap is what, n cap is outward non-normal.
गॉस डायवर्सिटी जब भी अप्लाई करेंगे तो ये वैलिड तभी होगा व्हेन एन कैप इज आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, यानी जो एन कैप है वो S1 पे माइनस एन वेक्टर है और S2 पे on S2 your n cap is equal to n2 vector, but on S1 this n cap is minus of n1. अब देखो क्योंकि ये सिग्मा जो है it consists of S1 and S2, it consists of S1 and S2, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. the integral of this ER cap dot NDS upon R square DS on sigma will be equal to what? ER cap dot NDS upon R square on S1. डोमेन पार्टीशन करते हैं हम लोग, चूंकि S1 S2 consist of sigma consists of S1 and S2, so integral over sigma can be written as integral of S1 plus integral of S2. ये दोनों जोड़ के क्या है, इस वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर है, which is 0. ठीक है, which is 0. So I can write it as, so on S1 your n cap is minus of n1. हम लोग कह सकते हैं that ER dot minus of n1 plus, and on S2 your n cap is n2 equal to 0. So this can be written as integral ER by R square dot n1 ds on S1 will be equal to ठीक. इसका मतलब यह है कि if point O lies outside the region bounded by S1 and S2, then the solid angle subtended by S1 and S2 at any point O outside will be equal. ये बराबर हो जाएगा. अगर दो ओपन सरफेस है इसका सेम बाउंडिंग कर्व है, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट O जो कि दोनों सरफेस का जो बाउंडेड रीजन से बाहर है, उस पॉइंट पे ये दोनों सरफेस सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा. अब इसका देखो यूटिलिटी क्या है. अगर हम मान लो चार्ज क्यू यहां प्लेस कर दें, ठीक है, तो चार्ज क्यू प्लेस करेंगे, then what would be the flux of electric field produced by charge q across S1? That will be equal to q into solid angle subtended by S1 upon 4 pi epsilon naught. And if I ask you what is the flux of electric field produced by charge q across S2, then this will be q omega 2 by 4 pi epsilon naught. अब यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो बराबर है. इसका मतलब यह है चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो S1 और S2 के क्रॉस सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि दोनों सरफेसेस चार्ज क्यू पे सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है. क्लियर है? इनफैक्ट ये और इजिली हम लोग को मिल सकता है इफ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. हम कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जो S1 से पास करेगा वही फील्ड लाइन S2 से ही पास करेगा. ठीक है, तो चूंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस S1 से पास कर रहा है और वही फील्ड लाइन S2 से पास कर रहा है, तो फ्लक्स अक्रॉस S1 S2 इज गोइंग टू बी सेम. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना इनोवेटिव, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. ये आपको बहुत इजी तरीके से एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जो कि आपको डिराइव करने में इतना समय लग गया. आप सिंपली कह सकते हो कि चूंकि जो लाइंस S1 से पास कर रहा है वही लाइन S2 से पास कर रहा है, then flux across S1 and flux across S2 is going to be same. And in fact, from there also you can say, since flux across S1 and S2 is going to be same, so omega 1 will be equal to omega 2. So you can understand how powerful is this concept of electric field lines. Electric field lines का concept कितना powerful है. ठीक है, जो रिजल्ट आप इतना गॉस डायवर्स थ्योरम में क्या क्या लगा कर रहे हैं वो बहुत इजिली तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रहा है. सो डिस्पाइट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट बड़ा एज ओल्ड है, उतना प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग
इसको यूज करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ये आपको? यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम ऑल्सो एंड द यूटिलिटी ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का क्या यूटिलिटी है वो भी समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी तो हमने सॉलिड एंगल निकाला ओपन सरफेस के कारण। अच्छा, अब एक काम और कर सकते हैं। अगर मान लो S1 S2 इस टाइप का कर्व सरफेस दिया हुआ है, आप चूंकि अब हम समझ गए हैं कि S1 S2 दो सरफेस जिसका सेम बाउंडिंग कर्व है, तो वो हर वो पॉइंट जो ओ पॉइंट ओ अगर S1 S2 जो रीजन इनक्लोज का उसके बाहर है, तो उस पॉइंट ओ पे S1 S2 इज गोइंग टू सबटेंड सेम एंगल। तो कभी भी आपको इस तरह कर्व सरफेस दिया हो तो आप एक काम करो, उस बाउंडिंग सरफेस का जो बाउंडेड एक प्लेन सरफेस है उसके अक्रॉस फ्लक्स निकाल लो या सॉलिड एंगल निकाल लो। मतलब आपको S1 का सॉलिड एंगल O पे निकालना है, इससे अच्छा आप कोई प्लेन सरफेस ले लो और उस प्लेन सरफेस का सॉलिड एंगल पॉइंट O पे निकाल लो। क्यों? क्योंकि जो इस प्लेन का सॉलिड एंगल पॉइंट O पे होगा वही S1 S2 का होगा। ठीक है, अब प्लेन हम क्यों बोल रहे हैं? प्लेन इसलिए बोल रहे हैं कि प्लेन पे सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करना इजी रहता है। इजी इसलिए रहता है कि प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है ये एन कैप, ये फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे क्या नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में है, हर पॉइंट पे अलग डायरेक्शन में है, बट प्लेन के ऊपर डायरेक्शन एन कैप का सेम रहता है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका थोड़ा सा सरफेस इंटीग्रल। इट इज ऑलवेज इजी टू इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल ओवर ए प्लेन सरफेस कंपेयर टू ए कर्व्ड सरफेस। तो कहीं भी आपको ऑप्शन हो कि कर्व्ड सरफेस के बजाय प्लेन सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट किया जाए, तो आप हमेशा ट्राई करना कि प्लेन सरफेस पे इवेल्युएट करो, क्योंकि उस केस में एन कैप जो है कांस्टेंट वेक्टर टर्न अप हो जाएगा और उससे काफी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो ये थ्योरम आपको हेल्प करेगा। कभी भी आपको एक कर्व्ड सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, और उसका सॉलिड एंगल पॉइंट ओ पे निकालना है, तो उस केस में आप उस बाउंडिंग कर्व का एक प्लेन सरफेस ले लो जो प्लेन से इनक्लोज करा, उसके क्रॉस निकाल दो, उससे भी काम बन जाएगा। एक बार कर लेते हैं इसको भी, ठीक है, लेट्स डू इट। सपोज वी वांट टू फाइंड solid angle subtended by a open surface having a circular boundary of radius r, मतलब एक सरफेस दिया हुआ है जिसका एक सर्कुलर बाउंड्री है रेडियस r का। ये सरफेस है, ठीक है, आज इसका सर्कुलर बाउंड्री है, एक आर्बिट्ररी सरफेस है, इसका एक सर्कुलर बाउंड्री है और हमें पॉइंट ओ पे सॉलिड एंगल निकालना है। सपोज को पॉइंट ओ सपोज को इसके एक्सिस पे है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अभी जो थ्योरम पढ़ा है तो उसका यूज कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एस, वी विल फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एस डैश, वेयर एस डैश इज दिस डिस्क। क्यों हम प्रेफर कर रहे हैं डिस्क? क्योंकि डिस्क पे सॉलिड एंगल, डिस्क की वजह से सॉलिड एंगल इवेल्युएट करना इजी रहेगा, क्योंकि जो सरफेस इंटीग्रल है ई आर डॉट एन कैप डी एस अपॉन आर स्क्वायर, उसमें एन कैप जो होगा इस डिस्क पे कांस्टेंट वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे एन कैप तो हर जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे एन कैप जो होगा वो फिक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमेशा ही सरफेस इंटीग्रल प्लेन सरफेस पे इवेल्युएट करना इजी है। हम कह सकते हैं कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एस डैश इज इक्वल टू सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एस एट पॉइंट ओ फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम, and this is equal to what? ये निकाल सकते हैं हम लोग। ई आर क्या है? ई आर कैप अगर कोई पॉइंट, पहले तो आप ये इंटीग्रेंड इवेल्युएट कर लो, अगर कोई पॉइंट पी यहां ले लेते हैं हम लोग। अब पॉइंट पी पे हम लोग सॉरी ये पॉइंट पी है, तो ये आपका ये पॉइंट P है, ये ER हो गया, ये R हो गया, ठीक है। तो
ये मान लो थीटा है, and this will be theta. So ER dot n is what? cos theta. ठीक है, इसको अगर इवेल्युएट करना चाहो तो पूरे डिस्क के ऊपर n कैप सेम डायरेक्शन में होगा, तो ER dot n is going to be cos theta. और R क्या है? R is going to be, अगर हम लोग ओके अगर ये पॉइंट मान लो x दूरी पे है, सपोज करो, if this is at x distance, then what will be R? R will be t square plus x square. And what would be ER dot n? ER dot n is going to be d upon ds. ds क्या है? ds is the element of this s dash. We are evaluating it on s dash, right? S तो curved surface है. I should write like this. Omega s is equal to omega s dash. या evaluate s dash curved surface. इसमें s dash जो है डिस्क है, डिस्क के ऊपर इवेल्युएट करना है. तो ds क्या है? ds is basically the element of s dash. The element of s dash. ठीक है, तो एलिमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक. एलिमेंट्स कुछ ऐसा लेना है कि एक के बाद एक पुट करने पे वो पूरा डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन एस डैश कंस्ट्रक्ट हो जाए. एस डैश क्या? डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है. तो आपको एलिमेंट ऐसा लेना है कि पूरा एस डैश कंस्ट्रक्ट हो जाए. और दूसरा कंडीशन क्या है? एलिमेंट शुड बी सच दैट दिस इंटीग्रेंड शुड बी रिगार्डेड एज कांस्टेंट. एलिमेंट शुड बी सच दैट दिस इंटीग्रेंड शुड बी रिगार्डेड एज कांस्टेंट. ये इंटीग्रेंड को आप कांस्टेंट ट्रीट कर सके ऐसा एलिमेंट होना चाहिए. अब इंटीग्रेंड देखो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी एलिमेंट कुछ ऐसा लो जहां पे इस x को कांस्टेंट ट्रीट कर सके. और दूसरा, ये एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए. तो आप एलिमेंट चाहो तो ऐसे ले सकते हो, रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx. अब dx is infinitesimally small, so small that any function of x can be treated as constant. तो ds क्या हो जाएगा? यहां पे ds हो जाएगा 2 pi x dx. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 pi d x dx upon d square plus x square 3/2. इवेल्युएट कर लो इसको. x कहां से कहां तक जाएगा? पहला एलिमेंट x इक्वल टू 0 पे होगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा, सपोज को रेडियस r ले रहे हैं तो कैपिटल R ले लेंगे आप. ठीक है, इसको इवेल्युएट करो. मान लो कि इफ आई टेक t square plus x square as t square, then x dx will be t dt. Then integral of x dx upon this will be t dt integral t cube or dt by t square. It is minus of 1 by t, that is 2 pi t minus of t square is t. ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 2 pi d 1 by d minus, okay, or this is equal to 1 minus okay. इसको और अच्छे से लिख सकते हैं. इफ सपोज आई ड्रॉ दिस लाइन and call this alpha, या phi बोल दो इसको, alpha मतलब phi बोलो, then this will be equal to 2 pi 1 minus cos phi. ठीक है, अब ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है.
ये रिजल्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको लिख देते हैं कि अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, इसका सर्कुलर बाउंड्री है और ये आपको एंगल फाई है, पॉइंट ओ, देन solid angle subtended by a curved surface as having circular boundary at any point on this axis is going to be simply, this is S dash, sorry, S, not S dash, S ER by R square dot NDS. S is going to be simply 2 pi 1 minus cos phi. समझ में आ रहा है जी आपको? ये रिजल्ट याद कीजिए, ये रिजल्ट याद रखिए, यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट आप याद रखो, ठीक है? कभी भी आपको चार्ज क्यू दिया रहे, मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ फ्लक्स क्या है, इसके क्रॉस फ्लक्स क्या है, आप सिंपली इसको यूज कर सकते हैं एंड यू कैन से द फ्लक्स इज सिंपली q by 4 pi epsilon naught omega, or you can write it as q by 4 pi omega 2 pi 1 minus cos phi, or it is simply q by 2 epsilon naught 1 minus cos phi, q by 2 epsilon naught 1 minus cos phi, 1 minus cos phi, ऐसे बोल सकते हो आप, you can simply tell this, ठीक? तो हमने देखो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद करो कुछ ऐसा ही एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने पता नहीं कहाँ है, लास्ट क्लास में एक था ऐसा क्वेश्चन किए थे, तो इंटीग्रल से किए थे, आपको बताया था कि सॉलिड एंगल अगर यूज कर लेंगे तो बड़ा इजीली आ जाएगा, ठीक है? हाँ, दिख नहीं रहा, ठीक है? एनीवे, सो वी हैव फाउंड, और इसका एप्लीकेशन भी देख रहे हैं हम लोग कि चार्ज क्यू अगर दिया है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अब एक चीज और रह गया, खत्म हो जाएगा उसके बाद। एक हम लोग निकाल लिया जाए सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय a closed surface. Let's find out the solid angle subtended by a closed surface. Solid angle by a closed surface. ठीक है? Closed surface. Suppose you are given a closed surface S. ठीक है? Then the solid angle subtended by a closed surface S at point O is given by, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है? ER डॉट ER बाई आर स्क्वायर डॉट NDS एंड S ये क्लोज सरफेस, ठीक है? S क्लोज सरफेस है तो ऐसे राउंड साइन सोच के क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई if O lies inside S and 0 if O lies outside S. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इसी को यूज करके हम लोग गॉस लॉ तक पहुंच जाएंगे, इसी को यूज करके हम लोग गॉस लॉ तक पहुंच जाएंगे। इसका डेरिवेशन करवा देते हैं, इच्छा हो तो देख लेना, नहीं तो बढ़ा देना आगे वीडियो, ठीक है। देख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेट्स प्रूव इट, लेट्स प्रूव इट, प्रूफ। केस 1, if O lies outside S, मान लो इस सरफेस दिया हुआ है और O बाहर में, ये S है। If O lies outside S, then see what happens. ER by R square dot NDS. अगर O बाहर होगा, then at each and every point inside this S, this is going to be a continuous function. I will have continuous first partial derivative. Because O ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये ब्लो अप कर रहा है, मतलब जहां पे ब्लो कर जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इट विल फेल टू बी कंटिन्यूअस। देखिए अगर वो O पॉइंट बाहर है तो हम लोग कह सकते हैं कि यू हैव ए फंक्शन f which is equal to ER cap by R square which is continuous and has continuous first partial derivative at each and every point inside S. यही कंडीशन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने का। Then in that case, Gauss divergence theorem will be valid for this function, and this will be equal to divergence of ER cap by R square d tau, and this will be 0 since this divergence is 0. उस केस में solid angle subtended by any closed surface at a point outside S is going to be 0. At a point outside S is going to be 0. ठीक है। केस 2 ले लेते हैं। If O lies inside S, अब inside S ले लेंगे, then in that case this function f ER cap by R square will not be continuous at this point O. इस पॉइंट O पे continuous नहीं रहेगा, it will blow up, like it will blow up because R goes to 0. R का मेजरमेंट O से होता है जिस पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालना है आपको, it's going to blow up, so it will fail to be continuous at point O. इसका मतलब है कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कंडीशन है कि f should be continuous and should have continuous first partial derivative, वो फेल कर जाएगा। यानी हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस फंक्शन के ऊपर सरफेस S के लिए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि S के अंदर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जहां ये वेक्टर फंक्शन ER cap by R square is blowing up. So what's the way out? Way out क्या है? You can do one thing. You can take a small surface. आप एक small surface ले सकते हैं। I can take a small surface S dash. I can take a small spherical surface. Don't take any other surface. You take a spherical surface of radius epsilon and enclose that O. उस point O को enclose कर दो S dash से। You take a spherical surface of radius epsilon S dash and enclose that point O. ठीक, उससे क्या होगा? Now let us consider a closed surface sigma consisting of S and S dash. Consisting of S and S dash. Now, what's the region bounded by sigma then? Region bounded by sigma would be that region for which S and S dash is the boundary. भाई region bounded by S क्या होता है? Region for which S is the boundary. So region bounded by sigma is what? Region bounded by sigma is that region for which S and S dash is the boundary. So what is that region? That region is going to be this. A region with this cavity, spherical cavity. और इस region में function continuous है, and it is having continuous first partial derivative because this region does not contain O. ठीक है, ये sigma है, sigma, the region bounded by sigma is that region for which sigma is the boundary और S and S dash is the boundary. ठीक है, तो वो region क्या हो जाएगा? वो region ये हो जाएगा। ठीक है, the region which is outside S dash, inside S. And for this region, I can always apply गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सिग्मा के ऊपर हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट?
divergence of this is going to be 0. So it means the surface integral of ER cap by R square over sigma is going to be 0. And sigma consists of what? Sigma consists of S and S dash. Okay. So you can say that ER cap dot NDS on S is equal to minus of ER cap on S dash. And S dash is very much defined. S dash एक spherical surface है. S dash एक spherical surface, sphere है basically वो. S dash एक sphere है of radius epsilon. ठीक है. अब outward drawn normal क्या होगा? यहाँ पे n cap क्या है? n cap is outward drawn normal to sigma. So sigma consists of S and S dash. तो outward drawn normal क्या होगा? For S it is this, and for S dash the outward drawn normal is going to be this. Outward होता है मतलब जो सिग्मा रीजन बाउंड कर उससे बाहर की तरफ. सिग्मा ये रीजन बाउंड कर रहा है, उससे बाहर की तरफ क्या होगा? उसके बाहर की तरफ अगर यहाँ देखे तो ये हो जाएगा, और इस रीजन से बाहर की तरफ अगर यहाँ देखे एस डैश पे तो इनवर्ड हो जाएगा. So inward drawn normal is basically, sorry, radially inward is basically outward drawn normal for S dash. S dash के लिए outward drawn normal is basically radially inward normal, right? यहाँ पे S dash के लिए जो outward drawn normal होगा वो basically radially inward होगा. क्यों? क्योंकि outward drawn normal for sigma is and normal which is outward from the region bounded by sigma. Region bounded by sigma is basically this region. तो इस रीजन से बाहर की तरफ नॉर्मल एस डैश पे क्या होगा? ये हो जाएगा. सो फॉर एस डैश ई आर कैप इज नथिंग बट एस डैश फॉर एस डैश आर आर क्या है? आर एप्सिलॉन. एन इज नथिंग बट माइनस ऑफ ई आर कैप. रेडियली इनवर्ड है जो ना, ये रेडियली इनवर्ड हो गया है. माइनस ऑफ ई आर कैप डॉट ds and er dot er is 1 and minus sign बाहर है, still epsilon. अब s dash के लिए epsilon तो constant है क्योंकि s dash जो है एक spherical surface है. So I can take it outside and this is nothing but 4 pi epsilon square 4 pi. ठीक है. So we prove this कि कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे उसका सॉलिड एंगल एट एनी पॉइंट आउटसाइड इज गोइंग टू बी 0, एट एनी पॉइंट इनसाइड इज गोइंग टू बी 4 पाई. एट एनी पॉइंट इनसाइड इज गोइंग टू बी 4 पाई. ठीक है. तो अगर मान लो यहां पे पॉइंट ओ है, इनसाइड के लिए सॉलिड एंगल क्या है? 4 पाई है. तो अगर मान लो किसी इनसाइड पॉइंट पे चार्ज क्यू रख दिया हमने, देन व्हाट इज द फ्लक्स? या मान लो किसी आउटसाइड पॉइंट पे चार्ज क्यू रख दिया, यहां चार्ज क्यू रख दिया, तो इस चार्ज क्यू की वजह से एस के क्रॉस क्या फ्लक्स होगा? इस चार्ज क्यू की वजह से फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू इज गोइंग टू बी सिंपली क्यू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो अगर कोई क्यू आउटसाइड है, इफ यू हैव अ चार्ज क्यू आउटसाइड, देन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस चार्ज क्यू अक्रॉस ए क्लोज सरफेस is going to be how much? Is going to be 0. Why? Because this sigma is going to be 0. The solid angle subtended by this S at charge Q is going to be 0. The formula तो यही है ना, solid angle subtended by charge, solid angle, the flux across any surface S due to electric field generated by charge Q is basically Q sigma by 4 pi epsilon, where sigma is the surface solid angle subtended by the surface across which you want to find flux at the charge Q. तो चार्ज क्यू अगर बाहर होगा तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एस एट दिस चार्ज क्यू इज गोइंग टू बी 0. इसका मतलब ये है कि जो चार्ज क्यू बाहर है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. जो चार्ज क्यू बाहर में है वो जो क्लोज सरफेस के क्रॉस फ्लक्स उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. ये क्वाइट ऑब्वियस है आपका फील्ड लाइन से भी.
देखो जो भी फील्ड लाइंस पास करेगा वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है कि यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। जब यहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फ्लक्स में इसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, वो यहां से भी दिख सकता है आपको। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, एन कैप ये हो गया, तो ई और एन के बीच एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट एन डी एस होता है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज हो गया, तो ये तो नेगेटिव टर्न कर गया ना। वेयर यहां पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एन कैप हो गया, एंगल इज एक्यूट, या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो जितने भी लाइन हिट कर रहे हैं वो दो जगह हिट कर रहे हैं, तो नेट कंट्रीब्यूशन इसका जीरो है। इन फील्ड लाइंस का नेट कंट्रीब्यूशन जीरो है कि जहां भी हिट कर रहा है फिर निकल भी रहा है वह दूसरी जगह से। तो जितने लाइन इनवर्ड जा रहे हैं उतने लाइन बाहर की तरफ भी जा रहे हैं। तो दीज लाइंस आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लक्स। वो यहां से भी समझ में आ रहा है हम लोग को, वो यहां से भी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई सरफेस एस दिया हुआ है और चार्ज अंदर है, if I ask you what is the flux of electric field due to this charge q across the surface S, then flux is given by what? Flux is given by E dot n ds, ठीक है, and that is equal to what? Q sigma upon 4 pi epsilon, where sigma is a solid angle subtended by S at point charge q, right? Point charge q, अब यहाँ पे point charge q अंदर है तो ये सिग्मा क्या हो जाएगा? This sigma is 4 pi. So this is equal to q by epsilon naught. So if you have any charge q inside, then the flux of electric field due to flux of electric field across this closed surface is simply equal to q by epsilon naught. अगर कोई q dash बाहर है, and if I ask you what is the flux due to q and q dash, then q dash is not going to contribute, q is going to contribute. So flux of electric field due to q and q dash is simply q by epsilon naught. बाहर का चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, जो s जो सरफेस है उसके अंदर का चार्ज ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर का चार्ज अंदर का चार्ज सब मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर उसका फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स निकालते समय आपको बाहर का चार्ज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। So if you have say many charges q1, q2, q3, qi, qn, then what's going to be the flux of electric field? Flux of electric field अब यहाँ जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, that electric field will be result in electric field, right? This E will be what? This E will be equal to the flux due to q1, flux due to q2, flux due to qn, right? So I can write it as, फिर सुपरपोजिशन लगा लेंगे ना, EI डॉट NDS, और ये सिग्मा को बाहर कर सकते हैं, सिग्मा और दो ऑपरेशन है, एक सिग्मा ऑपरेशन है, एक इंटीग्रल है, दोनों को सफल किया जा सकता है। So flux due to QI is going to be what? Flux due to QI is going to be QI by epsilon naught. Flux due to QI is going to be simply QI by epsilon naught. So this is what? This is equal to, sorry. So what do you find? The flux of electric field across any closed surface is equal to the net charge enclosed upon epsilon naught. The flux of electric field due to across any closed surface, flux of electric field across any closed surface is simply going to be equal to the net charge enclosed by it upon epsilon naught. जो चार्ज बाहर के हैं वो कंट्रीब्यूट फ्लक्स में नहीं करेंगे, फील्ड में करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और भी चार्ज ले लो, q1 dash, q2 dash, q3 dash, and I want to find this field, then इसमें आपका q1 dash, q2 dash, q3 dash की वजह से ही फील्ड होगा, लेकिन q1 dash, q2 dash, q3 dash की वजह से फ्लक्स जीरो होगा। बाहर के चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट तो नहीं करेंगे, लेकिन फील्ड में तो रहेगा, फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। This electric field is always result in electric field.
So whenever I say flux of electric field across a closed surface, that electric field is because of the whole charge in the space, right? But during flux calculation, the charge outside do not contribute, क्योंकि उन चार्ज के पोजीशन पे क्लोज सरफेस का जो सॉलिड एंगल होगा वो जीरो रहता है, ठीक है। सिर्फ अंदर के पॉइंट्स पे सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, बाहर के पॉइंट्स पे सॉलिड एंगल जीरो होता है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अराइव्ड एट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Gauss law of electrostatics. What is that? That is basically the flux of electric field across any closed Gaussian surface is equal to the net charge enclosed divided by permittivity of free space. That is the flux of electric field E dot NDS across any closed Gaussian surface is equal to net charge enclosed divided by permittivity of free space, where n cap is a unit is an outward drawn unit normal vector yes, ठीक है। पहुंच गए मंजिल पे हम लोग, जहाँ पहुंचना था हम लोग को। So you see how we have made use of solid angle and we have arrived at Gauss law of electrostatics। कैसे हम लोग सॉलिड एंगल यूज करके गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक पहुंच गए, ये हम लोग इस लेक्चर में देखें। ओके, सो यू आर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन एंड आई एम विशाल देवर्सी, राइट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM, CSIR NET, GATE, JEST, you can subscribe to my channel. Okay, so we have arrived at Gauss law of electrostatics, and from the next class onwards we will see its application। हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे। हम लोग फ्लक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात की है, ठीक है। तो टर्म्स सारे क्लियर हैं, और ध्यान देना है ये वर्ड एनी पे गॉसियन सरफेस कोई भी ले सकते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस को आप गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। मतलब गॉसियन सरफेस पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये क्लोज होना चाहिए। The flux of electric field across any closed Gaussian surface. The word any is important, and n cap is an outward drawn normal। मतलब अगर Gaussian ये है तो n cap नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, वॉल्यूम से बाहर की तरफ, ठीक है। इसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसका एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम लोग। ओके, सो आई विल एंड ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, राइट। ओके।